शुक्ला और आप देख रहे हैं शानी सिद्धार्थ। आज हम बात करेंगे सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजर रमेश वाजपेयी जी से। उन्होंने बहुत राहत भरी जो घोषणा की है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनके विचार जानेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस अहम चर्चा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने घोषणाएं की हैं उसके बारे में हमारी जनता को आप बताइए। सीता इंटर कॉलेज ने 58 लाख रुपए वार्षिक फी की घोषणा की है मुक्त करने की। अभी हम सेकंड फेज में जो दिव्यांग हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको भी उसमें ऐड करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, सबसे पहले हम फी मुक्ति का लाभ उनको देंगे और आफ्टर दैट जो उसके बाद में है, जिनकी पोजीशन उनके बाद में है, उनको उसका लाभ देंगे। पूरे वर्ष में अभी तक हम लोगों ने 58 लाख रुपए वार्षिक शुल्क मुक्ति की घोषणा की है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये अभी जब हम दिव्यांगों को, बीपीएल वालों को उसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो करीब करीब ये 85 लाख के आसपास में जाएगा। सर, वैसे तो जब एक आदत सी विद्यार्थी जीवन की पड़ जाती है, सुबह उठना है, तैयार होना है, विद्यालय जाना है, घर आना है, इस समय विद्यार्थी बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, उनके पास समय है, तो ऐसा वो क्या कर सकते हैं जो समय का सदुपयोग हो? अपने सीता इंटर कॉलेज के विद्यार्थी खाली नहीं बैठे हैं। सीतापुर जिले में सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था सीता इंटर कॉलेज ने की और हमें खुशी इस बात की है कि सारे सब्जेक्ट टीचर्स बहुत परिश्रम के साथ कॉलेज में आकर के ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरे अन्य विद्यालयों के जो बच्चे हैं जहां पर इस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है, या अपने भी कॉलेज में जो बच्चे इससे नहीं जुड़ पाए हैं, मेरा उनके लिए सुझाव रहेगा, कॉलेज आते हैं तो 6 घंटे कॉलेज में देते हैं पढ़ने के नाम पर, घंटे 2 घंटे उनको आने जाने में और कार्यों में लगते हैं। ऐसे में 7-8 घंटे का उनका समय लगता है जी। विद्यार्थी अगर 3 से 4 घंटे भी पर डे जी पुस्तक लेकर के बैठें, नोट्स लेकर के बैठें, तैयारी करें, तो उनको उसका बहुत लाभ मिल सकता है। विद्यार्थी के दिमाग में और गार्जियन के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि हमें नए क्लास की बुक्स नहीं मिली है। तो नए क्लास की बुक्स नहीं मिली है तो कोई फर्क नहीं है, जो पिछला क्लास है उसकी सारी तैयारी अगर हो जाए और प्रारंभिक ज्ञान मजबूत हो जाए तो आगे का ज्ञान प्राप्त करने में, नॉलेज प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होगी। मेरा सभी विद्यार्थियों से कहना होगा कि अगर अगले क्लास की बुक्स उनको मिल गई हैं तो अगले क्लास की तैयारी करें, और अगले क्लास की अगर बुक्स उनको नहीं मिली हैं तो जो पिछले क्लास की बुक्स हैं, पिछले क्लास के जो नोट्स हैं, उनको देखें 1 by 1 चैप्टर वाइज, और जहां जहां उनकी तैयारी नहीं है उस तैयारी को मजबूती के साथ में वो देखें और उसको सीखें। सर, जैसे कि कुछ गाइडलाइंस जारी हुई शैक्षणिक संस्थाओं को, कुछ आदेश जारी किए गए जिसमें यह बात स्पष्टता के साथ में बाहर निकल के आई कि जो क्लास 9th है या 11th है उनको जो है आप अग्रिम कक्षा की ओर जो है आप बढ़ा दीजिए। तो वो किस आधार पे है, ये करना उचित है या अनुचित है? मेरी समझ में इस प्रकार की कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की जानी चाहिए। हाफ ईयरली एग्जाम सब कहीं हुआ है जी। सरकार ये कहे कि हाफ ईयरली एनुअल एग्जाम अगर नहीं हो पाया तो सरकार ये कहे कि हाफ ईयरली एग्जाम के आधार पर, उस रिजल्ट के आधार पर उनको क्लासेस दिए जाए। कहीं अगर हाफ ईयरली एग्जाम भी नहीं हुआ है तो क्वार्टरली एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर उनको क्लासेस दिए जाए, इसी प्रकार की बात की जाए। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, कहीं किसी कॉलेज में क्वार्टरली एग्जाम भी नहीं हुआ, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, सब कहीं क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम हुए, तो गवर्नमेंट ये कह सकती है, सरकार ये कह सकती है, शिक्षा मंत्री जी कह सकते हैं, इस प्रकार की गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को, वो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनको क्लास दें। ये बहुत खराब डिसीजन होगा अगर इस प्रकार का निर्णय हुआ कि 9th और 1st ईयर में सभी बच्चों को क्लास दे दिए जाएं। तो ऐसे निठल्ले, लापरवाह, कामचोर, गैर जिम्मेदार विद्यार्थी अगर उनको क्लास मिल गया तो बोर्ड की परीक्षा में आकर के 10 और 12 में बहुत संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न करेंगे। अब जबकि सरकार पिछले 3 वर्षों से नकलविहीन परीक्षाएं करा रही है और बहुत अच्छा था, सरकार का निर्णय बहुत अच्छा है, बहुत प्रयास सराहनीय है। तो ऐसे में निश्चित रूप से फिर बाधाएं आएंगी। या तो सरकार ये घोषित कर रहे कि जिन्हें 9th में
और फर्स्ट ईयर में क्लास दिए जाएंगे, उनको अगले वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 100% पास किया जाएगा। अदरवाइज सरकार के जो 3 वर्षों के प्रयास है नकल विहीन परीक्षा कराने के, चाहे वो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हो, चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से हो, चाहे वो ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से हो, चाहे निगरानी के माध्यम से हो, तमाम प्रकार से जो सिस्टम एडॉप्ट किए गए हैं उनके माध्यम से बहुत हद तक नकल विहीन परीक्षाएं चल रही हैं। तो ये नकल विहीन परीक्षाएं सरकार को चलाने में फिर भारी दिक्कत आएगी, ये मेरा स्पष्ट मानना है और मैं स्पष्ट रूप से उस चीज को देख सकता हूँ। हालांकि आपके विद्यालय से ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं मिली है, लेकिन कई विद्यालयों के शिक्षकों ने विद्यालय पर ये आरोप लगाया है कि बच्चों की फीस तो माफ कर दी गई है, लेकिन जो उनका वेतन है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, उनकी रोजी रोटी चलने में बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि विद्यालय परिवार में सबसे महत्वपूर्ण अंग वो शिक्षक हैं। वही पढ़ाने का काम करते हैं, वही समझाने का काम करते हैं, वही शिक्षा देने का काम करते हैं, और बिना उनके परिश्रम के किसी भी कॉलेज का सरवाइव करना, किसी भी कॉलेज का चलना, किसी भी कॉलेज में स्ट्रेंथ आना, किसी भी कॉलेज के बच्चों का टॉप करना, किसी भी कॉलेज के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, ये संभव नहीं। हमारे विद्यालय परिवार के जो अंग हैं उसमें शिक्षक, उसमें अभिभावक, उसमें विद्यार्थी, वो बहुत बड़ा फैक्टर टीचर्स के साथ में जुड़ा हुआ है। और मैंने तो किया है, मैंने तो अप्रैल तक का वेतन दे दिया और मैंने टीचर से कहा है मैं मई का और जून का वेतन भी दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा। हर वर्ष देता हूं, इस वर्ष भी दूंगा। यहां तो एक होड़ मची हुई है कि हमने कितना माफ कर दिया, हमने कितना माफ कर दिया। टीचर्स की तरफ मैनेजमेंट का ध्यान ही नहीं है कि वो भी हमारे परिवार के अंग हैं, उनकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं। प्राइवेट सेक्टर में वैसे भी कोई 1,50,000 रुपए वेतन नहीं पाता, तो ऐसे में कम वेतन पाने के बाद और परिवारों को चलाना और पिछले 2-3 महीनों से एक पैसे की अर्निंग न होना, तो संकट में उनके परिवार हैं, इसमें दो राय नहीं। और मैंने उसका ध्यान रखा है। मैं सभी स्कूल कॉलेजेस के मैनेजमेंट से ये अपील करना चाहूंगा कि वह शिक्षकों की परेशानियों को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देखें और अपने से कंपेयर करें कि अगर वो टीचर होते, उनके सामने इस प्रकार की प्रॉब्लम होती, तो वो क्या डिमांड करते, और जो डिमांड वो करते वही डिमांड शिक्षकों की है, वही अपेक्षा शिक्षकों की है। इसलिए शिक्षकों का वेतन ये निश्चित रूप से दिया ही जाना चाहिए। बाहर से लोग इस प्रकार की डिमांड कर रहे हैं कि फी माफ कर दी जाए, बहुत बड़े बड़े पैकेज दिए भी गए हैं, लेकिन मेरा सरकार से ये कहना है, ये मांग है कि सरकार प्राइवेट शिक्षकों का वेतन दे और प्राइवेट स्कूलों से ये कहे कि वो फी न ले। सरकार ने तमाम राहत पैकेज दिए हैं, हर वर्ग के लिए दिए हैं। एक वर्ग इसमें प्राइवेट शिक्षकों को भी शामिल करके किया जा सकता है कि हम उनकी सैलरी देंगे, गवर्नमेंट उनकी सैलरी देगी और स्कूल कॉलेज फी नहीं लेंगे। वैसे तो अभी कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का। यदि भविष्य में या एकाएक सरकार जो है आदेश जारी करती है कि आप शैक्षणिक संस्थाओं को खोल सकते हैं, चूंकि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इसका वापसी कभी भी हो सकती है, ये कभी भी पलट कर आ सकती है, तो ऐसे समय में आप जब विद्यालय को खोलेंगे तो आपने अग्रिम ही कुछ तैयारियां, कुछ प्लानिंग, कुछ ब्लूप्रिंट बनाया होगा। तो सर वो बताइए कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस और किस किस तरीके से मैनेज करेंगे? सरकार की जो भी गाइडलाइंस होगी, सरकार की जो भी एडवाइजरी होगी, हम उसके मुताबिक कॉलेज खोलेंगे, उसके हिसाब से क्लासेस चलाएंगे। अगर सरकार ये कहती है, गाइडलाइंस इस प्रकार की जारी होती हैं, एडवाइजरी इस प्रकार की जारी होती है कि जो क्लासेस में स्ट्रेंथ है उसको हाफ किया जाए, आधे बच्चे बैठेंगे जी, तो हमारे पास बिल्डिंग्स की कमी नहीं है, रूम्स की कमी नहीं है, हम आधे बच्चों को बैठा करके परीक्षा करवाएंगे, शिक्षा दिलवाएंगे, टीचिंग करवाएंगे। और अगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं डे वाइज तय किया जाए तो हम डे वाइज करेंगे। अगर सरकार कहती है कि नहीं सब्जेक्ट वाइज टीचिंग करवाई जाए, हम सब्जेक्ट वाइज करवाएंगे। हमारे टीचर्स की लगातार प्रैक्टिस चल रही है, 1/3 टीचर्स उनकी मीटिंग लगातार चल रही है और जो भी प्रिकॉशंस रखने हैं, जो भी हमको चैलेंजेस फेस करने हैं, उसके संदर्भ में व्यापक चर्चा टीचर्स से हुई है। हर टीचर अपने स्थान पर डे एक वीडियो बना रहा है ऑनलाइन टीचिंग के लिए और सब इतना अभ्यस्त हो गए हैं, इतना परफेक्ट हो गए हैं कि मुझे लगता है कि इसका लाभ टीचिंग का बच्चों को आने वाले समय में सीता इंटर कॉलेज में बहुत बेहतर तरह से मिलेगा। सर मुझे लगता है कि जितनी मेरी उम्र भी नहीं होगी
उससे काफी सालों पहले से आपका विद्यालय चल रहा है। वो जो सफर होता है वो कहने और सुनने में तो आसान होगा, लेकिन आपने उसको देखा है, समझा है, आप उससे लड़े हैं। बहुत सी चुनौतियां आई हैं सर, बहुत संघर्ष किया होगा आपने। सर कुछ ऐसी जो बात हो वो हमारी जनता जानना चाहेगी। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। जीवन संघर्ष है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे तो आनंद आता है संघर्षों से। वो कहा ना डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अपना काम करते रहिए, प्रेम से, निष्ठा से, परिश्रम से, लगन से, और निश्चित रूप से जब हम ये करेंगे तो हमको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कथनी और करनी में जिनकी अंतर होता है, दिक्कत उन्हें आती है। हम जो कहते हैं उसे करते हैं, दिन को दिन कहने का मादा रखते हैं और कहते हैं और कहते रहेंगे। सर आप शिक्षक संस्थान से तो जुड़े ही हैं, लेकिन विगत कई दशकों से या अपने जीवन से ही आपने समाज सेवा में आपने जो है अहम भूमिका निभाई है, समाज को बहुत कुछ पॉजिटिव दिया है। सर आपने विद्यालय को संचालित करने के साथ साथ कई समाज सेवा जो है समाज में जिसकी जरूरत थी उसका निर्वहन किया है। सर अभी आगे की आपकी क्या कार्य योजना है, इसके बारे में हम आपको जानना चाहेंगे। देखिए, मेरी धार्मिक और सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में काम करने की योजना है। राजनीतिक क्षेत्र में मुझे काम नहीं करना है। कई लोगों को ये डर लगता है कि वाजपेयी जी का इतना विराट व्यक्तित्व है या सोशल क्षेत्र में वो इतना कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है उनका विचार राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का हो। अगर राजनीतिक क्षेत्र में मुझे काम करना होता तो जो 90 का दशक था, जिसमें पूरे क्षेत्र में मैंने सघन आंदोलन चलाया विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, तो मैं उस समय राजनीति में बहुत आसानी से जा सकता था। राजनीति मेरा उद्देश्य नहीं है, राजनीति मेरा पेशा नहीं है, राजनीति में करना नहीं चाहता, राजनीतिक क्षेत्र में मैं जाना नहीं चाहता। मुझे पिताजी से और आदरणीय शास्त्री दद्दू से 2 चीजें मिली हैं, एक समाज सेवा और एक शैक्षिक क्षेत्र में काम करना। और जो समाज सेवा है, आपको शायद ही पता हो, मेरे पिताजी की भी ससुराल गांव में, मेरे बड़े भाई साहब की भी ससुराल गांव में। मैंने देखा कि तमाम जरूरतमंद पिताजी के पास में आते थे और ये सामान दे दीजिए, वो सामान दे दीजिए, और पिताजी बड़ी आसानी से उनको वो सामान दे देते थे। मुझे वो देख करके बहुत अच्छा लगता था और मेरे जीवन पर उनका ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को कि मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आया है जरूरतमंद, तो कभी निराश होकर के नहीं गया। भविष्य में भी बस ऊपर वाले से, वैसे तो जैसा प्रभु चाहेगा, जैसा भोलेनाथ चाहेंगे, जैसा माता रानी चाहेंगी, वैसा करना पड़ेगा। लेकिन भोलेनाथ से और माता रानी से यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि जीवन के जो शेष दिन हैं वह भी जरूरतमंदों के काम आए, वह भी समाज सेवा के काम में आए, वो भी शैक्षिक क्षेत्र में काम करने के काम में है। एक तो हो गया शैक्षिक संस्थान, दूसरा हो गया समाज सेवा, और तीसरा मंदिर का एक जो प्रबंध है, आप प्रतिनिधित्व करता है उसको, आप टीम लीडर हैं एक तरीके से, वहां का भी भार है। ऐसे समय में टीका टिप्पणियां तो होती है, और जो आजकल में अहमदाबाद की एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है। सर इस बात को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है, जब जब यज्ञ होंगे राक्षस आएंगे, यज्ञ को विध्वंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यज्ञ होगा और यज्ञ पूर्ण होगा। मुझे खुशी इस बात की है कि जब से माता रानी ने मुझे अपने चरणों में सेवा करने का अवसर दिया, तब से समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भरपूर सहयोग किया। और केवल महमूदाबाद क्षेत्र के नहीं, तो लखनऊ और दिल्ली तक के लोगों ने महमूदाबाद में मां शंकरा देवी मंदिर की श्री वृद्धि में, उसके विकास में अपना अभूतपूर्व सहयोग किया। मंदिर का विकास कहां से कहां तक पहुंचा है, ये किसी से छिपा नहीं है। दूर दराज से आने वाले लोगों ने बड़ी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। कुछ प्लानिंग्स हैं जिनको हम वहां पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, लेकिन मेरे सामने एक दिक्कत आती है। जो सरोवर है
वो अभी शत्रु संपत्ति के नाम दर्ज है। एक श्रीवास्तव जी यहाँ पर कानून गो रहे, उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी चतुराई से और किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्होंने राजा के प्रभाव में आकर के मंदिर को शत्रु संपत्ति में दर्ज कर दिया। इस कारण से जो विकास उसका है उसमें बाधा आ रही है। दिक्कत यह नहीं है कि दूसरे वर्ग के लोग विरोध करते हैं, दिक्कत यह है कि अपने वर्ग के लोग विकास का विरोध करते हैं। तो लेकिन ये मंदिर है और माता रानी की महाशक्ति विराजमान है, वो सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में इसे हम और ऊंचाइयों पर सबके सहयोग से ले जा सकेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वांचल के तमाम जनपदों से भी मां संगड़ा देवी मंदिर में लोग पूजा अर्चन करने के लिए, दर्शन करने के लिए, कुछ मनौती करने के लिए आते हैं। और जब आते हैं तो कहते हैं कि मंदिर में बड़ा भव्य बदलाव आया है। ये बदलाव जनता की सोच से आया है, जनता के सकारात्मक सहयोग से आया है। मंदिर कमेटी तो एक माध्यम है, हम तो एक माध्यम है, लोग तो एक माध्यम है। हमें खुशी इस बात की है कि मंदिर कमेटी के लोग भी तन मन धन से पूरी तरह से मंदिर के विकास में सहयोग कर रहे हैं। सर, वैश्विक महामारी में आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या प्रिकॉशंस वो फॉलो अप करें, इसके बारे में बताएं। देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी है। हमें कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोरोना से सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता है। खान पान में और रहन सहन में हम लोग ठंडी चीजों से बचें, जो भी ठंडी चीजें हैं उनको खाने से बचें। और आयुष मंत्रालय के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा या तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा जो भी एडवाइजेस दी गई हैं, सलाहें दी गई हैं, समय समय पर या दी जा रही हैं, उनका हम पालन करें। स्वच्छता रखें, हाथों को धुलें, तमाम ऐसे लोगों से मिलने से बचें जो उस प्रकार की स्थिति में हो सकते हैं। कैरियर्स से सावधान रहें, सतर्क रहें। और जो भी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम मास्क लगाएं या दूरी बना करके रहें, उन सारी बातों का पालन करें, तो मुझे लगता है कि हमारा अपना जीवन सुरक्षित हो सकेगा, परिवार का जीवन सुरक्षित हो सकेगा, समाज का जीवन सुरक्षित हो सकेगा और देश सुरक्षित हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारी जनता के सामने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी, अपने विचार रखे और जनता से अपील की।